नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 28 जनवरी को बिहार में सियासत ने उल्टी चाल पकड़ी थी। प्रदेश में देखते ही देखते महागठबंधन की सरकार गिरी और सीएम तो दोबारा नीतीश ही बने, लेकिन सरकार बनी एनडीए की। इस राजनीतिक घटनाक्रम के ठीक 45 दिन बाद हरियाणा में भी सियासत की वही चाल दिखी, लेकिन इस बार सीएम का चेहरा यहां बदल गया। सरकार वही रही, बीजेपी की सरकार रही, एनडीए की सरकार, और इस सरकार का नया निजाम थोड़ी ही देर में शपथ लेने वाला है। अब नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए सीएम होने वाले हैं, नए नायक होने वाले हैं। नायब सिंह सैनी लेंगे सीएम पद की शपथ, ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि कौन है नायब सिंह सैनी। इससे पहले उनके निजी जीवन की चर्चा करते हैं। जन्म 25 जनवरी 1970 को अंबाला जिले के छोटे से गांव मिर्जापुर माजरा में उनका जन्म हुआ। पत्नी सुमन सैनी भी राजनीति में कदम उन्होंने रखा और पंचायत चुनाव लड़ चुकी हैं। परिवार में उनकी मां कुलवंत कौर, बेटी वंशिका और बेटा अनिकेत सैनी है। चुनावी हलफनामे के अनुसार नायब सिंह सैनी के पास कुल 33 लाख की संपत्ति इस वक्त है। अब बात उनके राजनीतिक जीवन की करते हैं, उनकी करियर ग्राफ की करते हैं। आरएसएस से जुड़े रहे हैं सैनी, और सैनी को संगठन में काम करने का एक लंबा अनुभव रहा है। 1996 से हरियाणा बीजेपी के संगठन का काम उन्होंने शुरू किया। 2002 में अंबाला में बीजेवाईएम के जिला महामंत्री बने। 2005 में नायब सैनी अंबाला बीजेवाईएम के जिला अध्यक्ष बने। किसान मोर्चा में प्रदेश महामंत्री वो बनाए गए। फिर 2012 में अंबाला में बीजेपी की जिला इकाई के अध्यक्ष वो बने। 2014 में विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से वो विधायक बने। मनोहर लाल के पहले कार्यकाल में राज्य मंत्री वो बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र से वो सांसद बने। अक्टूबर 2024 में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो बनाए गए और अब हरियाणा के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी शपथ अब से कुछ ही देर बाद लेने वाले हैं। अब नायब हरियाणा के वो नायक हैं जिन्होंने बेहद कम समय में इस मुकाम को हासिल किया, जिसके लिए दशकों मेहनत करनी पड़ती है। वो बहुत कम समय में उन्होंने इस पायदान पर पांव रखा है। 9 साल के राजनीतिक सफर में ही विधायक से सीएम बने। प्रदेश अध्यक्ष बनने के 5 महीने के अंदर वो सीएम बने हैं। 2019 में पहली बार लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा। पहली बार में ही कांग्रेस के पुराने नेता निर्मल सिंह को उन्होंने मात दी। चुनाव में नायब सिंह सैनी को 6,86,588 वोट मिले। कांग्रेसी उम्मीदवार निर्मल सिंह को 3,84,551 वोटों से उन्होंने शिकस्त दिया। अब सवाल है कि जो नायक बनने वाले हैं और बीजेपी को लोकसभा में क्या 10 में से 10 सीट दिलाने में ये कामयाब रह पाएंगे। ओबीसी समाज से ये आते हैं। प्रदेश में सैनी जाति की संख्या तकरीबन 10% है। ओबीसी मतदाताओं की संख्या प्रदेश में कुल 31% है। एससी वर्ग के मतदाताओं की संख्या तकरीबन 21% है। जाट मतदाताओं की संख्या तकरीबन 25% है। हरियाणा इस समय चर्चा का विषय है। जातीय जो समीकरण है हरियाणा के अंदर, वो भी आपको परसेंटेज वाइज समझा देते हैं। जाटों की संख्या लगभग है 23%। राज्य की 40 से 41 सीट पर जाटों का सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। 2014 के चुनाव में जाटों ने बीजेपी को एक तरफा वोट दिया। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए स्थिति उल्टी हो गई। 2019 में इन सीटों में बीजेपी को 30, जेजेपी को 10 और आईएनएलडी के खाते में 1 सीट गई। सामान्य वर्ग में ब्राह्मण, पंजाबी और बनिया समाज का वोट 29 से 30% है। पिछड़ा वर्ग राज्य में तकरीबन 24 से 25% वोट ओबीसी समाज का है। तो ये जातीय समीकरण है जो कि हरियाणा में देखने को मिलता है। कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु वहां से हार गए। ओम प्रकाश धनखड़ को हार का सामना करना पड़ा। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता हार गई। दिग्गज सुभाष बराला भी उस समय चुनाव हार गए। पहला कारण, हरियाणा में जाट बटेंगे तभी बीजेपी को फायदा होगा। पिछले चुनाव में जाटों का जो वोट है वो बीजेपी को नहीं मिला। हरियाणा में अभी जाट बिरादरी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आती है। जेजेपी और आईएनएलडी अलग चुनाव लड़े तो जाट वोट बटेंगे। दूसरा कारण है, बीजेपी में एंटी जाट वोटों की रणनीति पर काम हो रहा था। जाटों को ये बात कहीं ना कहीं नागवार गुजरी है। जाटों ने 2017 में जाट आरक्षण आंदोलन भी किया। 2024 में बीजेपी सभी वर्गों को एक साथ साधने पर फोकस कर रही है। तीसरा कारण है, जाट आरक्षण या महिला पहलवानों के मुद्दे पर जाट गुस्से में है। ओम प्रकाश धनखड़ को अध्यक्ष पद से हटाने पर नाराजगी और बढ़ गई। जाटों को लगता है कि कैप्टन अभिमन्यु, चौधरी वीरेंद्र सिंह को किनारे किया गया। जाटों से मिले समर्थन पर ही चौधरी वीरेंद्र का परिवार कांग्रेस में उस समय शामिल हो गया। अब हरियाणा की सियासत में आज के दिन बड़ा उलटफेर
वाला आज का दिन रहा है। थोड़ी देर में नायब सिंह सैनी सीएम की शपथ लेने वाले हैं और इससे पहले सीएम पद की रेस में 2 नाम चल रहे थे, जिसमें संजय भाटिया का नाम भी सामने आया। संजय भाटिया ने भारत 24 से खास बातचीत भी की थी। तो अब से कुछ ही देर बाद सीएम पद की शपथ नायब सिंह सैनी लेने वाले हैं और तैयारी इस वक्त पूरी हो गई है। राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। 5 बजे का वक्त रखा गया है और मनोहर लाल ने अपने पूरी कैबिनेट के साथ आज सुबह इस्तीफा दिया और उसके बाद नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के अगले चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। राजनीतिक करियर कैसा रहा है, क्या ग्राफ है, वो भी हमने आपको समझाया। और जो जातीय समीकरण है हरियाणा में वो इस समय कैसे है, क्योंकि 2024 में आने वाले 1-2 महीने के अंदर जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें ये गणित बहुत काम करने वाला है और शायद यही वजह है कि बीजेपी की तरफ से नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगी है। तो एक बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं हम, एक बड़ी जानकारी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में कोई भी डेप्यूटी सीएम नहीं होगा, ये जानकारी भी मिल रही है। अब से पहले कहा यही जा रहा था कि 2 डेप्यूटी सीएम होंगे। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो गए। अक्षय, क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन मिल रही है? क्योंकि देखिए, एक वर्ग को साधने की कोशिश बीजेपी द्वारा किया गया है नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर लगाकर। देखिए, निश्चित रूप से शिखा काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करना होगा अब नायब सिंह सैनी को। और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष रूप में उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी लगभग 6 महीने पहले ताजपोशी और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, और अब सीएम के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। राजभवन में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये माना जा रहा है कि नायब सिंह सैनी पर एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि लोकसभा चुनाव में किस तरह से बीजेपी वहाँ पर 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो किस तरह से वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि इसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं और बीजेपी ने एक बड़ा दांव जरूर चला है कि ओबीसी वोटों के सहारे हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ा जा सके। जेजेपी से उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया है और ये कहा जा रहा है कि नायब सिंह सैनी को एक पहले ही संदेश भिजवा दिया गया था कि बीजेपी आलाकमान क्या सोच रहा है और किस तरह से आगे बढ़ना चाहता है। निश्चित रूप से जो एमएल खट्टर हैं उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि उनको राष्ट्रीय राजनीति में लाया जा सकता है और लोकसभा चुनाव लड़ाने पर विचार किया जा रहा है। अब नायब सिंह सैनी क्योंकि ओबीसी से समाज से आते हैं, ओबीसी मुद्दे को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो लगातार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, अब निश्चित रूप से हरियाणा में कम से कम बीजेपी ये कह सकती है कि वो जो सीएम हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। और सैनी समाज बेसिकली अगर देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब दोनों जगहों पर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है चुनाव में। खास करके अगर समीकरण देखा जाए तो लगभग 7 से 8% निकल के सामने आता है, जो कि पंजाब और हरियाणा में बेनिफिशियल साबित हो सकता है। हालांकि अनिल विज के जरूर नाराज होने की कुछ खबरें आई थी, लेकिन अब उनको शायद मना लिया गया है। ये कहा जा रहा है कुछ युवा चेहरों को भी कैबिनेट में नायब सिंह सैनी ने चाहा था कि इंडक्ट किया जाए और कहीं ना कहीं आगामी चुनाव का जो दारोमदार है वो उनके कंधे पर है। ये तो साफ तौर पर अक्षर नजर आ ही रहा है। थानेश्वर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन उससे पहले हरियाणा की सियासत में आज के दिन बड़ा उलटफेर वाला रहा है। थोड़ी देर में नायब सिंह सैनी सीएम की शपथ लेने वाले हैं और इससे पहले सीएम पद की रेस में 2 नाम आगे चल रहे थे, जिसमें संजय भाटिया का नाम भी सामने आया। संजय भाटिया ने भारत 24 से खास बातचीत की थी। क्या कुछ कहा था उन्होंने, सुनाते हैं आपको। संजय जी, जैसा आपको संकट मोचक बोलते हैं, संघ में हो चाहे पार्टी में हो, जब भी कोई दिक्कत आती है संजय भाटिया एक ही नाम नजर आता है, तो आज ऐसी क्या हो गई कि मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ गया? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। जो शब्द आप मेरे लिए प्रयोग कर रहे हैं कि मैं उसके लिए योग्य हूं या मेरी उतनी कैपेसिटी है संकट मुझे, तो हम टीम वर्क है, साथी हैं। कई बार हमारा वैचारिक मतभेद होता है, तो या तो हम उसके साथ सहमत हो जाते हैं या उसको अपने साथ सहमत करा लेते हैं। और मैं समझता हूँ ये कोई अचानक, ये बातचीत चलती रहती है, निरंतर प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के तहत ही माननीय मनोहर लाल जी और संगठन के वरिष्ठ लोगों ने बैठ के सभी विधायक दल ने ये तय किया। तो नायब जी एक
एक मैं समझता हूँ एक कार्यकर्ता भाव, जैसे एक समसेवक के रूप में मनोहर लाल जी का, एक अच्छे और ईमानदार नेता के रूप में माननीय मनोहर लाल जी का, इनोवेटिव आइडियाज के साथ एक विजनरी नाम हरियाणा के अंदर जो रहा वो मनोहर लाल जी का रहा है। अगर कंपैरेटिवली पुराने मुख्यमंत्रियों को देखा जाए उस हिसाब से बहुत ही इनोवेटिव आइडियाज मनोहर लाल जी लेके आए और उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाया। वरना बड़ा इम्पॉसिबल, कई बार अधिकारी भी बोल देते थे, पार्टी के नेता भी बोलते थे कि ये असंभव सा लग रहा है जो आप सोच रहे हो। उन्होंने असंभव को भी संभव करके दिखाया। आप कभी हम कल्पना कर सकते थे कि जो बिजली चोरी के मामले होते थे सब पार्टी नाराज, मेरिट पे नौकरी देने का मामला था पार्टी नाराज, उन सारों को उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट किया। और मैं समझता हूं कि आज जो मुख्यमंत्री अब शपथ लेंगे वो मनोहर लाल जी के एक निर्माण किए हुए कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने जीवन की शुरुआत करी थी। आज वो प्रदेश के हमारे मुखिया बनेंगे। देखिए, जिस तरीके से कहा जाता है कि राजनीति में कास्टिज्म बहुत मायने रखता है, अभी तक जो हरियाणा की सत्ता की कमांड थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हाथ में थी, जो पंजाबी कम्युनिटी से आते थे। अब ओबीसी से आ गए, सैनी साहब आ गए, तो अब इस कास्टिज्म को बैलेंस करने के लिए क्या आपको उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करती। जिन्होंने भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करी, आज हरियाणा में उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। मैं अगर सारी पार्टियों के नाम ले लूं, किसी समय लोकदल में ऐसा चलता था, किसी समय ये कांग्रेस के अंदर ऐसा चलने लग गया। तो कास्ट बेस्ड राजनीति कोई, यहाँ भाईचारे से ही सब चलता है, 36 बरादरी का भाईचारा और पूरे देश के अंदर। और मैं समझता हूँ मोदी जी ने तो जो ये इंडी अलायंस का जहरी अलायंस है, जो जातियों के आधार पर राजनीति करते हैं, आज हम ये लालू यादव और मुलायम यादव इकट्ठे हो गए, कहीं कोई हो गया, मेरे ख्याल मोदी जी ने इन सारे मिथ को तोड़ा है। और मोदी जी जिस कास्ट से आते हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए गुजरात के अंदर ही सिर्फ आधा प्रतिशत उनके जाति के लोग थे, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बने। जब देश के अंदर उनको प्रधानमंत्री बनाया गया, आज देश ही नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री और नेता के रूप में स्थापित हैं। ये थे सांसद संजय भाटिया जी करनाल से। इनका कहना है कि यदि पार्टी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल से सांसद लड़ने के लिए मनोनीत करती है तो मैं उनका स्वागत करूंगा। मेरे दिल की बहुत दिली इच्छा है कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता की जगह प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल चुनाव लड़े। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज कुमार के साथ डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, चंडीगढ़। और इस सब में थानेश्वर हमारे साथ बने हुए हैं, लाइव कनेक्टेड है हमारे साथ। थानेश्वर, वहां पे क्या तैयारियां इस वक्त हो रही है? राजभवन के बाहर आप मौजूद हैं, पीछे तैयारियां भी दिख रही है। और जो समीकरण अचानक से बदला है हरियाणा में, उसके बाद जाहिर है उम्मीद यही है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है आगामी 2 महीने के अंदर, उसमें एक अच्छी खासी बढ़त जो है वो बीजेपी को मिले और सैनिक के ऊपर इसकी बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक कहा आपने। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हम इस समय राजभवन के अंदर हैं। आप सामने देख सकते हैं कि इसी जगह कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ चेयर्स लगाई गई हैं, राज्यपाल मौजूदा मुख्यमंत्री जो आने वाले हैं नायब सैनी, उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। उनके साथ ही साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। और जहां तक बात है कि ओबीसी से जो मंत्री बनाए गए हैं मुख्यमंत्री, इनका लोकसभा चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे बड़ी बात यह कि नायब सैनी जिस सैनी समाज से आते हैं, सैनी समाज को पंजाबी समुदाय भी अपना मानता है, जाट समुदाय भी अपना मानता है, और एससी भी अपना मानते हैं, एससीबीसी भी अपना मानते हैं। ये एक सैनी समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो सब कहते हैं कि हमारा अपना समुदाय है। तो इसीलिए इनके बनने से किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हाँ, लेकिन एक ऑब्जेक्शन ये आ रहा है कि पहले जिस तरीके से कमांड हरियाणा की कमांड एक पंजाबी के हाथ में थी, माइग्रेटेड पंजाबी जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे उनके हाथ में थी। अब पंजाबियों की कहा जाता कि सत्ता पंजाबियों के हाथ में है, लेकिन अब वो सत्ता पंजाबियों के हाथ में चली गई, चूंकि हरियाणा में पंजाबी समुदाय काफी ज्यादा, या पंजाबी समुदाय माइग्रेटेड पंजाबियों से मतलब है, जिस समुदाय से मनोहर लाल खट्टर आते हैं, उनका पद खाली हो गया था। उनके समुदाय से आते हैं अभी क्या नाम है, सांसद संजय भाटिया। अभी जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि संजय भाटिया को बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष का नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने से जो पद खाली हुआ है वो उन्हें बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसकी औपचारिक घोषणा होनी अभी बाकी है। अभी साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि कुछ विधायक जो है हरियाणा निवास में जो विधायक दल की बैठक चली है उसमें अड़े हुए हैं कि 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाए, एक पंजाबी समुदाय से और एक जाट समुदाय से हो। लेकिन अभी तक जो आला कमान है वो कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है, लेकिन उप मुख्यमंत्री अगर बनाया जाएगा तो एक बनाया जाएगा। एक बनाया जाता है तो उसमें रंजीत चौटाला का नाम सबसे प्रमुखता से चल रहा है, क्योंकि रंजीत चौटाला एक ऐसे व्यक्ति है जिसमें कि चौटाला परिवार का भी बीच में आ गया, जाट भी है और सभी जाटों में उनका अच्छी छवि भी है। तो इसीलिए हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री बनाया जाए और वो भी रंजीत चौटाला और जेपी दलाल के बीच में चल रहा है कि जेपी दलाल को भी बनाया जा सकता है, रंजीत चौटाला को। लेकिन रंजीत चौटाला चूंकि निर्दलीय विधायक है, सारे निर्दलीय भी खुश हो जाएंगे उससे और जाट समुदाय भी खुश हो जाएगा, और साथ में सत्ता ये कही जाएगी कि चौटाला परिवार से आते हैं और
सत्ता जाटों के हाथ में ही है और सिरसा में ही है। इस सब समीकरण को अभी भी साथ बिछाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी इस पर इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। मोहर लगनी बाकी है, कुछ ही देर में इस पर स्टैंप लग जाएगी, विधायक दल की बैठक खत्म होगी, फिर सभी के सभी राजभवन में आएंगे और उन्हें शपथ ग्रहण करवाई जाएगी।